Hello everyone, my name is Vinay Joshi and today is the very first class of Indian Society and Social Justice. तो दिस इज द इंट्रोडक्टरी क्लास जिसमें हम समझेंगे कि इंडियन सोसाइटी के क्या कंटूर्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों इंपॉर्टेंट है ये पेपर पर्सपेक्टिव से टॉपिक, और क्यों इंपॉर्टेंट है आपको ये टॉपिक एक अच्छी पर्सनैलिटी इम्पार्ट करता है, या जब आप फील्ड के ऊपर जाते हैं, आप एक ब्यूरोक्रेट बनते हैं, आप एसडीएम बनते हैं, ईटीओ बीडीओ या अन्य विभागों में भी काम करते हैं, तो आपको जब तक हिंदुस्तान के समाज के बारे में आपकी एक अच्छी ऑब्जर्वेशन नहीं होगी, एक अच्छी रीडिंग नहीं होगी, तो आप समाज में सोशल रेवोल्यूशन को किस प्रकार से ट्रिगर नहीं कर पाएंगे अगर आपके समाज के ऊपर एक अच्छी ग्रिप नहीं है। ग्रिप का अर्थ है कि यू डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी कई मायनों में, ये टॉपिक कई मायनों में आपको एकेडमिकली, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एक मैच्योर और समझदार इंसान बनाने में, ताकि आप एक अच्छे ब्यूरोक्रेट बने। अच्छा ब्यूरोक्रेट वो नहीं है जिसकी एकेडमिक कॉम्पिटेंसी बहुत अच्छी है, जिसका रैंक 1 आया, रैंक 10 आया, इट विल हार्डली मेक एनी डिफरेंस ऑन द फील्ड। क्योंकि फील्ड में वो ब्यूरोक्रेट शायद बहुत अच्छा है जो शायद कॉम्पिटेंसी में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जब उसके अंदर वो कंपैशन है समाज को बदलने के लिए, या समाज के प्रति वो कंपैशन है कि वो समाज के बीच में रहकर उनके बेटरमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए काम करे। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी को समझना बहुत जरूरी है, उनके प्रति वो इमोशनल बॉन्ड होना बहुत जरूरी है अगर हम समाज में बदलाव की बातें करते हैं। तो इंडियन सोसाइटी को जब हम लोग अप्रोच करते हैं तो हमने देखना है कि लेट सपोज जैसे इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस, दो टॉपिक फ्यूज करके क्यों मैं एक साथ पढ़ा रहा हूं, क्यों नहीं मैंने GS1 के अलग टॉपिक उठाया और GS2 के टॉपिक को गवर्नेंस के साथ इन्फ्यूज किया। तो इसका सिंपल ऑब्जेक्टिव ये है कि जो GS1 में इंडियन सोसाइटी है और GS2 में है सोशल जस्टिस, इन दोनों को फ्यूज करके मैं पढ़ाऊंगा, ताकि इंडियन सोसाइटी में लेट सपोज विमेन एक इशू है, पेट्रियार्की एक इशू है, विमेन अपलिफ्टमेंट के बारे में हम बातें करते हैं, शेड्यूल कास्ट के अपलिफ्टमेंट के बारे में बातें करते हैं। पेपर 2 के अंदर, GS2 के अंदर इनसे रिलेटेड जो भी सोशो इकोनॉमिक स्कीम्स है वो सारी पढ़ाई जाती है। तो इसलिए अगर हम इन दोनों टॉपिक को फ्यूज कर देंगे तो एक कोहेरेंस, एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, इसलिए हम एक साथ पढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको बताना है कि इंडियन सोसाइटी में क्या सिलेबस है। इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस में बार बार पूरा नहीं बोलूंगा, इंडियन सोसाइटी वर्ड यूज करूंगा। क्या सिलेबस है, किस प्रकार से प्रीवियस ईयर हिमाचल में सवाल आ चुके हैं, किस प्रकार प्रीवियस ईयर यूपीएससी में सवाल आ चुके हैं। यूपीएससी क्यों मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया, क्योंकि जनरली जब हमने पिछले एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को ऑब्जर्व किया तो हमने देखा एक ट्रेंड है हिमाचल में कि यूपीएससी के पुराने आए हुए सवालों को ये लोग यूज कर रहे हैं, या वो ही लाइन ऑफ थॉट में आगे के क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। तो क्यों नहीं हम यूपीएससी के क्वेश्चंस को बिफोर हैंड एनालाइज कर लें टॉपिक वाइज, और ये समझ लें कि कैसे एंटिसिपेट कर सकते हैं। अगर हिमाचल के पेपर को किसी भी सब्जेक्ट के लिए हमें एंटिसिपेट करना है तो यूपीएससी इज द बेस्ट गाइड एंड द लाइट, तो उसके अनुसार हम इसको समझेंगे। तो आपके सारे ही सब्जेक्ट्स की शीट्स के अंदर यूपीएससी के क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेटेड हैं टॉपिक वाइज। उसकी वो क्यों, ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे सवाल मिले, और जिन सवालों को इन फ्यूचर हिमाचल अपने एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। ठीक है, तीसरी बात कि अगर हमने सिलेबस देख लिया, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं, सिलेबस देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लिया, अब हम जब अखबार को पढ़ते हैं तो अखबार को पढ़ने के लिए हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, क्योंकि हमने इंडियन सोसाइटी के सिलेबस को देखा, हमने इंडियन सोसाइटी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखा। तो अब हमें पता चल गया कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कमीशन में। तो अब हम जब अखबार पढ़ेंगे तो अपने आप हमारे ब्रेन में एक चर्निंग होगी व्हाइल वी आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, कि अगर मैंने कोई विमेन का टॉपिक पढ़ा और इंडियन एक्सप्रेस, ट्रिब्यून या हिंदू में एक बहुत अच्छा आर्टिकल विमेन को पे आया है, तो मेरे को पता है अब इसमें से किस प्रकार से मेरे को फोल्डर मटेरियल निकालना है, कौन सा डेटा मेरे लिए रेलिवेंट है, क्योंकि मेरे को सिलेबस और PYQ पता है। PYQ स्टैंड्स फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अखबार को पढ़ना भी आ जाएगा। अब हमने सिलेबस देखा, PYQ देखे, अब हमने अखबार से भी नोट्स बनाए। नोट्स मैंने भी आपको दिए इस लेक्चर्स के साथ, मैंने कुछ किताब भी सजेस्ट करी। अब इन सबको जब फ्यूज करेंगे तो हमारे नोट्स, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, अब हमारे नोट्स सेंट्रलाइज हो चुके हैं। सेंट्रलाइज नोट्स की क्या ब्यूटी है कि सेंट्रलाइज नोट्स हमेशा आपको
स्केलेबल होते हैं या विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसा कि मैं बोलता हूँ, लेट सपोज आज हमने इस सिलेबस को पढ़ा, आज मंथ है अप्रैल का और आपने एग्जामिनेशन देना है नेक्स्ट अप्रैल मई में, तो क्या एक साल के दौरान कितनी सारी न्यूज़ होंगी शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में कितनी सारी पॉलिसी बन जाएंगी एक साल में। तो जब तक आपका ये जो स्टैटिक पार्ट अब तक हमने पढ़ लिया है, इसके बाद जो भी करंट होगा वो आपने इन नोट्स के साथ ही इन्फ्यूज करना है या मैं बोलूँगा उनमें इनकॉर्पोरेट करना है, ताकि ये नोट्स समय के साथ स्केलेबल हो पाए और बेस्ट ऑफ द डिमांड जो एग्जामिनेशन की डिमांड है वहां तक ये सर्व कर पाए आपको। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम टॉपिक्स को समझेंगे। चलो मूविंग अहेड। अब जब हम इंडियन सोसाइटी को पढ़ते हैं तो किन सोर्सेज को हमने पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बोला कि जैसे जो प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि आप पेड कोर्स में एनरोल्ड हैं हमारे, तो आपको इंडियन सोसाइटी के नियरली 250 to 300 पेजेस के नोट्स मिलेंगे। ये जो 250 to 300 पेजेस के नोट्स हैं, जिसके अंदर मैंने 10 लेक्चर्स लिए हैं, इन लेक्चर्स को इतनी सारी जो मैंने पीडीएफ फाइल्स आपसे शेयर करी हैं, दे आर वेरी वेरी गुड पीडीएफ्स। उन पीडीएफ्स की ब्यूटी क्या है, उसमें हिमाचल और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेटेड हैं। अब आपने इन शीट्स को पढ़ा, साथ में जब आप मेरे लेक्चर्स को सुन रहे हैं, 4 एनसीईआरटीज हैं जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर बनी हुई हैं। टॉप की 2 एनसीईआरटी, दिस वन एंड दिस वन, आर फॉर क्लास 12th एनसीईआरटी। नाम है इंडियन सोसाइटी, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी है, थोड़ा सा सोशियोलॉजी ऑप्शनल जो लोग रखना चाहते हैं उनके लिए भी एक बेस का काम करेंगी और बहुत खूबसूरत लिखी हुई एनसीईआरटी है। बड़ी अच्छी एनालॉजीज इन्होंने ड्रॉ करी हैं कि हिंदुस्तान के समाज में से उदाहरण इन्होंने पिक किए हैं एनसीईआरटीज के अंदर, और आप रिलेट कर पाएंगे इन एनसीईआरटीज को अपनी डे टू डे लाइफ से, जो आप समाज में अभी तक ऑब्जर्व कर रहे थे और शायद नहीं भी ऑब्जर्व कर रहे थे। तो अब वो सारी चीजें, वो सारे कस्टम, वो सारे रिचुअल्स या वो सारी परंपराएं जो आज तक आप नहीं देख पा रहे थे क्योंकि वो आपके लिए बट ऑब्वियस था, अब वो आपको बहुत एक्सप्लिसिटली दिखने लगेंगे। ठीक है, तो ये ब्यूटी भी है सब्जेक्ट्स की। जब हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अप्रोच करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके जीवन में घटित होता हुआ दिखता है ये सब्जेक्ट। हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे साइंस का सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, नॉन मेडिकल है, ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये लैब्स के अंदर और कॉलेज की किताबों के अंदर ही बंद होके रहने वाले सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन जब हम ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो हमें डे टू डे लाइफ में घटित होते हुए दिखते हैं। हमें दिखता है हिंदुस्तान का समाज, हमें दिखता है इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम, हमें दिखता है इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम, हमें दिखती है हिंदुस्तान की ज्योग्राफी और किस प्रकार से ज्योग्राफी डिराइव कर रही है समाज को, सोसाइटी एंड इकोनॉमिक्स को। तो इंडियन सोसाइटी बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है और इससे भी खूबसूरत है इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि GS1 में 3 सब्जेक्ट डाले हैं इस कमीशन में। एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, एक सब्जेक्ट है इंडियन सोसाइटी। तीनों ही सब्जेक्ट आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक के लिए एक बेस का काम करते हैं। आपको इस एग्जामिनेशन में अन्य सब्जेक्ट इनके ऊपर ही बिल्ड होते हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री को समझोगे तो आज के समाज को समझोगे, आप हिंदुस्तान की ज्योग्राफी को समझोगे तो आप समझोगे कि क्यों लाहौल स्पीति और किन्नौर में ट्राइबल कल्चर है, क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी कुछ शायद इस प्रकार है। क्यों हमीरपुर में जो है इतनी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, क्यों ऊना और बिलासपुर में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज हाई, क्योंकि ये तब भी छोटी रेंजेस हैं या आई वुड से शिवालिक रेंजेस का पार्ट है। तो ज्योग्राफी कैसे समाज को प्रभावित कर रही है, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रभावित कर रहे हैं। कहीं पे एप्पल फार्मिंग है तो कहीं पे मशरूम कल्टीवेशन है, बद्दी में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन किन्नौर में क्यों नहीं हो पाया, तो ज्योग्राफी इज द रीजन। तो आप ज्योग्राफी से इकोनॉमिक सिस्टम को भी समझते हैं। इसलिए GS1 में जो 3 सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इंडियन सोसाइटी, ये आपकी नींव और आई वुड से फाउंडेशन या कॉर्नर स्टोन का काम करते हैं। ऑलराइट, तो जब हम इंडियन सोसाइटी को अप्रोच करेंगे तो माय अप्रोच इज वेरी सिंपल। आपने मेरे दिए हुए 250 to 300 पेजेस के नोट्स को पढ़ना है। उसके अलावा आपने पढ़ना है सेकेंडरी सोर्स, जिसको मैं बोल रहा हूँ, मात्र 4 एनसीईआरटी, क्लास 11th की 2, क्लास 12th की 2 एनसीईआरटी, बस इतना ही इंडियन सोसाइटी के लिए पढ़ना है। ऑलराइट, उसके अलावा जब आपने नोट्स पढ़े, हमारे नोट्स पढ़े, जो मैं बोलता हूं कि आपने रीजनेबल रेट्स के ऊपर प्रिंट आउट उनके निकाल के रख लेने, बहुत अच्छा है आपके पास पर्सनल प्रिंटर है। और यदि आपको मार्केट से कहीं ₹1 या ₹2 पेज के ऊपर प्रिंट आउट मिलता है तो गेट इट प्रिंट आउट।
और इन प्रिंट आउट्स को लेके जो भी आपने जो एनसीईआरटीज पढ़ी है 11th एंड 12th की, जस्ट हाईलाइट देम। जब आप मेरे लेक्चर्स को सुन रहे हैं, मेरे नोट्स को सुन रहे हैं, डू नॉट मेक एनी मोर नोट्स, जस्ट हाईलाइट वट एवर यू आर रीडिंग इन दी एनसीईआरटीज, और उनको हाईलाइट कीजिए। जब उन एनसीईआरटी को आप पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं, मेरे लेक्चर्स को सुन चुके हैं, मेरे नोट्स को पढ़ चुके हैं, जो आपने हाईलाइटिंग करी उनमें से चुनिंदा पॉइंट्स जो शायद मेरे नोट्स में मिसिंग थे, उतने से पॉइंट्स, उतने से एग्जाम्पल ऐड ऑन करने हैं। साथ में आप एक न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, आप हमारी मंथली करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ रहे हैं, मेंस की एंड प्रीलिम्स की, वहाँ से आपको जो लगता है हाँ ये रेलिवेंट डेटा है, हाँ ये रेलिवेंट एग्जाम्पल है। आपने कोई मूवी देखी, वहाँ आपको एक बहुत अच्छा रेलिवेंट एग्जाम्पल मिला। क्यों मैं मूवी को कोट कर रहा हूँ? और आने वाले लेक्चर्स में आप देखोगे मैंने हर टॉपिक के करस्पॉन्डिंग जरूर 1 से 2 मूवीज कोट करी हैं, क्योंकि मूवीज आर द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। कि एक दौर है जब नक्सलिज्म के ऊपर मूवी आ रही, मदर इंडिया एक मूवी आई जो ऑस्कर में भी उस टाइम पे नॉमिनेट हुई, थोड़ा सा नक्सलिज्म का टच है। इंडियन सोसाइटी में अगर और मूवीज देखें, जैसे पिंक एक मूवी आई थी तापसी पन्नू की, थप्पड़ एक मूवी आती है, ठीक है। तो ऐसे ही मल्टीपल मूवीज आती हैं जहां पे पेट्रियार्की को क्वेश्चन किया जाता है। कई मूवीज है जहां पे कास्ट सिस्टम को क्वेश्चन किया जाता है। लगान है, वहां पे कास्ट सिस्टम आपको घटित होता हुआ दिखेगा। आपको अभी मैं और एग्जांपल भी दूंगा कि कैसे महाभारत और रामायण के अंदर भी आपको कास्ट सिस्टम के ट्रेसेस मिलेंगे, आपको ट्राइबल वे ऑफ लाइफ के ट्रेसेस मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इंडियन सोसाइटी आज ही नहीं, इतिहास से ऐतिहासिक तौर पे भी हम देखते हैं कि कैसे हमारे समाज में एक कुछ परंपराओं का, जिसको बोला जाता है सोशल इंस्टीट्यूशन की कॉन्टिन्यूटी रहती है। एक और मैं बात यहाँ पे आपको बताता हूँ, इंडियन सोसाइटी की अपनी एक सेट ऑफ वोकेबलरी है। हर सब्जेक्ट की एक शब्दावली होती है। इकोनॉमी की एक शब्दावली है, पॉलिटी की शब्दावली है, ज्योग्राफी की शब्दावली है। उसी प्रकार से इंडियन सोसाइटी की भी एक शब्दावली है। बेहतर होगा आप उन शब्दावलियों को अपने डे टू डे लाइफ में यूज में ले आए, ताकि एग्जामिनेशन में जब आप आंसर लिखें तो आपके इंडियन सोसाइटी की वो पेक्यूलर वोकेबलरी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर को ये इंप्रेशन जाए कि आप इंडियन सोसाइटी को बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और ये आपकी शब्दावली का एक हिस्सा बन चुका है। ऑलराइट, तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि प्राइमरी सोर्स विल बी माय नोट्स, सेकेंडरी सोर्स, अगर प्राइमरी सोर्स माय नोट्स हैं तो सेकेंडरी सोर्स हैं आपकी एनसीईआरटीज। इनको फ्यूज करके इनके अंदर करंट अफेयर को इनकॉर्पोरेट करके हमने बनाने हैं सेंट्रलाइज्ड नोट्स। आपने मेरा ओरिएंटेशन वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने फोकस बोला है कि सेंट्रलाइजेशन हैज टू बी द प्रिंसिपल, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड नोट्स नहीं होंगे तो नोट्स रिवाइजेबल नहीं होंगे। नोट्स रिवाइजेबल नहीं होंगे तो पेपर के दिन जब आप जाएंगे तो यू विल बी हैविंग मल्टीपल रजिस्टर्स एंड मल्टीपल नोट्स, जिनको रिवाइज करना, एक जगह कंपाइल करना आपके लिए बहुत कठिन टास्क हो जाएगा, ठीक है। इसलिए नोट्स का सेंट्रलाइज्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दर्शाता है कि हाउ वेल मैनेज यू आर इन योर प्रिपरेशन। और अपनी प्रिपरेशन में आप इस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अवश्य ध्यान में रखें, क्योंकि सिविल सर्विसेज में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत स्मार्ट स्टूडेंट चाहिए। इट इज ऑल अबाउट दी राइट पर्सन एट द राइट टाइम। जिसने सही समय पे सही काम किया है वही इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करता है। कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, बहुत ब्रिलियंट था, ऐसा नहीं है। ऑलराइट, तो चलो, लुकिंग एट द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, कमीशन ने सिलेबस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में कवर करूंगा। कमीशन ने किस प्रकार से सिलेबस को दिया है। इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पेपर 1 GS1 जिसको बोला जाता है, दूसरा है GS2। इन दोनों में ही स्कैटर्ड है। मैंने आपके लिए सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिख के रख दिया, जिसका नाम रखा मैंने, कई मल्टीपल बिग टॉपिक्स में इसको रखा है। जैसे फर्स्ट टॉपिक मैंने बोला सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। सेलिएंट का अर्थ है कि मुख्य फीचर क्या है हिंदुस्तान के समाज के। सेकंड है सोशल इंस्टीट्यूशन, व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं क्या हैं। शादी करना एक व्यवस्था है समाज की, ठीक है। जॉइंट फैमिली एक व्यवस्था है, कास्ट सिस्टम एक व्यवस्था है। पेट्रियार्की की शादी तो हो रही है, लेकिन शादी के अंदर जो है 2 पोल सिस्टम नहीं है हिंदुस्तान में, कहीं ना कहीं मेल डोमिनेट करते हैं फीमेल को। तो ये जो पेट्रियार्की है, तो हमने एक अरेंजमेंट किया है समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो इन व्यवस्थाओं को भी समझना है, सोशल इंस्टीट्यूशंस जिसको बोला जाता है।
थर्ड पार्ट है आपका सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, कि समाज के वे वर्ग जो शायद पिछड़ चुके हैं, जिनके साथ न्याय नहीं हुआ इतिहास में, और हमने जब आज़ादी ली और हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, तो वी हैव पुट अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड इन द प्रीएम्बल, दैट इज द सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। तो वो सामाजिक न्याय क्या है, किनके साथ न्याय करना है, जिनको आज तक नहीं मिला। कौन है वे लोग? शायद विमेन, शायद शेड्यूल कास्ट, शायद शेड्यूल ट्राइब्स, शायद छोटे बच्चे, शायद ओल्ड एज, जो समाज के कुछ वल्नरेबल भी हैं। ये सोसाइटीज के सेक्शन, वल्नरेबल का अर्थ है कि जो थोड़े सेंसिटिव सेक्शंस हैं, जिनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, प्रमोशन की आवश्यकता है। तो उनके साथ क्या सामाजिक न्याय हुआ? क्या उनको एम्पावर करने के लिए हमने कोई कदम उठाया? तो एज अ ब्यूरोक्रेट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हम कंपैशनेट, क्यों मैं बोलता हूं कि जब सर्विसेज में हम जाते हैं तो हम इन सर्विसेज को जॉब ना समझे, ठीक है। कभी भी सिविल सर्विसेज बोला जाता है, जॉब वर्ड यूज नहीं किया जाता। जॉब का मतलब होता है वो काम जो आप पैसे के लिए करते हो, सर्विसेज वो काम होता है जो शायद आप पैसे के लिए नहीं करते। इसलिए सिविल सर्विसेज इज नॉट ओनली अबाउट अर्निंग दी मनी, या केवल आप सैलरी के लिए काम नहीं करते हो, आप सही में ही समाज के अंदर एक रेवोल्यूशन लाना चाहते हो, समाज में एक बदलाव लाना चाहते हो, एक बेटरमेंट लाना चाहते हो, उसके लिए इन सर्विसेज को किया जाता है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि जो पुल फैक्टर है सर्विसेज का, वो प्रेस्टीज है, वो पावर है, वो अथॉरिटी है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली व्हेन यू विल एक्वायर मैच्योरिटी, और आपकी नीड्स, जरूरतें जब बदलेंगी और आपको लगेगा कि अब सर्विस में 2 या 3 साल हो गए हैं, अब शायद आपकी बेसिक नीड पूरी हो चुकी है कि आपका रुतबा होना चाहिए, आपके पास एक पर्सनल ड्राइवर होना चाहिए, एक लाल बत्ती की गाड़ी होनी चाहिए, वो 2-3 साल में वैनिश हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि आप ये जॉब जो है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब है, क्योंकि समाज में बदलाव लेकर आने हैं। शायद समाज भी सपोर्ट नहीं करेगा उन बदलाव के लिए, कि जिनका भला करना चाहते हो वो अपना भला खुद नहीं करवाना चाहते, फिर भी यू आर आउट टू डू योर सर्विस। शायद आपको पॉलिटिशियंस रोकेंगे, शायद आपको सीनियर्स रोकेंगे, लेकिन येट यू आर सपोज टू डू योर जॉब। तो दिस इज हाउ सिविल सर्विसेज आर, कि जो शायद बाहर से चीजें दिखती हैं, शायद उतनी जो है पिक्चर्स क्यू, या आई वुड से कि उतनी खूबसूरत अंदर से नहीं होती है, ठीक है। लगातार स्ट्रगल बने रहते हैं। चलो बहरहाल वो तो सेकंड एस्पेक्ट है जॉब का। कमिंग बैक टू अवर टॉपिक नंबर 4 इज कि समाज में क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए, सोशल इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए। इंक्लूसिवनेस का मतलब क्या है कि समाज के वे वर्ग जो मार्जिनलाइज्ड रह चुके हैं, जो पिछड़ चुके हैं, जो फ्रिंज पे जा चुके हैं, उनको वापस मेन स्ट्रीम में कैसे इंक्लूड किया जाए, उनकी बेहतर जिंदगी कैसे बनाई जाए। पॉवर्टी से जो रिडन लोग हैं, हंगर, माल न्यूट्रिशन से जो रिडन लोग हैं, या आई वुड से डिजीज है, हेल्थ सेक्टर में सरकार क्या कर रही है, एजुकेशन सेक्टर में सरकार क्या कर रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए क्या कर रही है। तो दीज आर दी सोशल इंक्लूसिवनेस। तो ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेगी। लास्ट में मैंने कुछ मिसलेनियस टॉपिक डाले हैं। मिसलेनियस इसलिए क्योंकि वो एक्सप्लिसिटली कमीशन ने मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन यूपीएससी ने अपने सिलेबस में मेंशन किए हैं, फिर भी मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे एक शब्द लिखा है मैंने, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन आपके हिमाचल के कमीशन ने नहीं लिखा हुआ, लेकिन यूपीएससी ने लिखा है। हिमाचल ने ना लिखने के बावजूद भी इससे सवाल पूछा हुआ है इतिहास में, इसलिए ग्लोबलाइजेशन को मैं पूरा पढ़ाऊंगा। फिर रीजनलिज्म अभी तक सवाल नहीं पूछा गया है, यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है, सिलेबस में भी लिखा है। फिर रीजनलिज्म मैंने आपको पढ़ाया है ताकि इन फ्यूचर अगर कमीशन अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाता है तो रीजनलिज्म पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही अर्बनाइजेशन आपके ज्योग्राफी का भी टॉपिक है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने सिर्फ आपके इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस में अर्बनाइजेशन को डाला है। क्यों डाला है अर्बनाइजेशन? क्योंकि जब शहरीकरण होता है, अर्बनाइजेशन इज शहरीकरण, जब शहरीकरण होता है तो आप देखते हो समाज की बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। शहर में विमेन, शायद जो रूरल एरियाज में जॉइंट फैमिली कल्चर है, तो शहर में न्यूक्लियर फैमिली कल्चर है। शायद विमेन ज्यादा रिस्पेक्टफुल हैं, शायद विमेन नौकरियां कर रही हैं, वो एम्पावर्ड हैं, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और शहर के अंदर आप देखते हो कास्ट सिस्टम जो है थोड़ा सा लचीला हो जाता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। लोग एक दूसरे को शायद क्लास के बेसिस पे जज करते हैं, आज कास्ट उतनी ज्यादा महत्व नहीं रखती है शहरों में। तो अर्बनाइजेशन आर दी, आई वुड से आर दी ट्रिगरिंग फैक्टर ऑफ सोशल चेंज, तो समाज में बदलाव लेकर आए हैं। इसलिए अर्बनाइजेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोशल दृष्टिकोण से, इसलिए इसको सोसाइटी में अर्बनाइजेशन के सोशल फैक्टर्स को मैं पढ़ाऊंगा,
ठीक है, कि इन फ्यूचर अगर इसमें से सवाल आए तो आ सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी में मेंशन है अर्बनाइजेशन, उसका सोसाइटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम सोसाइटी के सिलेबस को समझते हैं। तो कमिंग बैक टू दी वेरी फर्स्ट, थोड़ा सा मैं इसको इंट्रोड्यूस करता हूं। आने वाले लेक्चर्स में लेक्चर 1 को मैंने डेडिकेटेड ही सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी के तौर पे ही समझाया है। अभी मैं इस पे एक थोड़ा सा आपको लाइट डाल देता हूं। सेलिएंट फीचर है, मुख्य फीचर क्या है हिंदुस्तान के समाज के। सबसे पहला फीचर है जो आपने कई बार सुना भी होगा, सोचा भी होगा, पढ़ा भी होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? हिंदुस्तान के समाज में मल्टीपल टाइप की डाइवर्सिटी है। कैसी? रेशियल, रेस के बेसिस पे, कि अगर नॉर्थ ईस्ट, लाहौल स्पीति, किन्नौर में मोंगोलॉइड रेस के लोग रहते हैं, तो आपके नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में मेडिटेरियन एंड कॉकेसाइड्स रहते हैं। आपके साउथ इंडिया के अंदर नेग्रिटो रेस के लोग रहते हैं। तो हिंदुस्तान में अलग अलग दुनिया के कोने से लोग माइग्रेट होकर आए हैं पिछले 10, 20, 30 हजार सालों के अंदर। जब ये लोग माइग्रेट होकर आए हैं तो जिन जगहों से आए थे वहां के फेशियल या रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करते थे। तो क्योंकि ये वहां की ज्योग्राफी डिफरेंट है तो इनकी रूपरेखा और बनावट डिफरेंट है, तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट रेसेस हिंदुस्तान के समाज में थ्राइव कर रही हैं। डाइवर्सिटी है भाषाओं में, क्योंकि हिंदुस्तान का समाज 5 से 10 हजार साल पुराना समाज है। जब समाज पुराना हो जाता है तो वहां पे लोकल कल्चर्स डेवलप हो जाते हैं। एक गुजराती कल्चर है तो दूसरा कन्नड़ कल्चर है, पंजाबी कल्चर है तो आपका कश्मीरी और हिमाचली कल्चर है। तो समाज में अलग अलग कल्चर पनपते हैं लंबे समय के एवोल्यूशन के कारण। तो कल्चर समझ पनपते हैं तो भाषाएं भी पनपेंगी, तो अलग अलग भाषाएं हैं। रिलीजन, हिंदुस्तान में बहुत सारे रिलीजन, हिंदुइज्म है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, सिखिज्म है, जिसने इन ग्रेट इंडियन प्लेन्स में जन्म लिया। कुछ रिलीजन है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जो बाहर से हिंदुस्तान में आया है। क्योंकि ये रिलीजन बाहर से आया है तो आप देखोगे हिंदुस्तान के कोस्टल एरियाज में जनरली ये रिलीजन आपको पाए जाएंगे। एग्जाम्पल केरला, केरला के कोस्ट से मुस्लिम्स भी आए और क्रिश्चियनिटी के भी लोग आए, इसलिए केरला के समाज में ऑलमोस्ट हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम 1/3% में पाए जाते हैं। गोवा, पोर्चुगीज आए तो क्रिश्चियन जो है मेजॉरिटी में है। तो इस तरीके के आप देखेंगे कि अलग अलग धर्म हिंदुस्तान के समाज में थ्राइव कर रहे हैं। तो ये है डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब इन डाइवर्सिटी में यूनिटी क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे इन डाइवर्सिटी को फिर भी हमने एकोमोडेट किया हुआ है एक सिंगल हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है, इसी में एक सेकंड टॉपिक है को एग्जिस्टेंस ऑफ मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशनलिज्म, कि हिंदुस्तान के समाज में एक ही व्यक्ति के अंदर देखोगे आप ट्रेडिशनलिज्म भी है और मॉडर्निटी भी है। समाज के अंदर मीन्स व्यक्ति के अंदर भी है। एग्जाम्पल देखो, हम हाईटेक क्लासरूम में बैठे हैं, ठीक है, हमने देखा कि मेरे सामने माइक है, एक मेरे सामने टच स्क्रीन है, ठीक है, और इस तरीके से मेरे पीछे एक स्क्रीन है, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, तो हाईटेक टेक्नोलॉजी को यूज करें। लेकिन जिस दिन ये सब शुरू होना था तो हमने जो है यहाँ पे नारियल फोड़ के पूजा करवाई। तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनलिज्म भी है, मॉडर्निटी भी है। ठीक है, आप देखोगे हिंदुस्तान के समाज में इंटरकास्ट मैरिज भी है, हाँ, और आप देखोगे हिंदुस्तान के समाज में आज भी जो है लव मैरिज है और साथ में अरेंज मैरिज का कल्चर है। इंटरकास्ट है तो ट्रेडिशनली इंट्राकास्ट मैरिज का भी सिस्टम है। ठीक है, तो एक ही व्यक्ति के अंदर दो रूप दिखेंगे कि इसरो में हमारे इतने इंपॉर्टेंट मंगलयान मिशन लॉन्च होता है, हमारे मून के मिशंस लॉन्च होते हैं, चंद्रयान लॉन्च होता है और नारियल फोड़ के पहले पूजा की जाती है। तो ट्रेडिशनल भी है समाज और कहीं पे बहुत मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब है लॉजिकल होना, रैशनल होना। तो मॉडर्निज्म के भी सिंबल्स दिखते हैं, ट्रेडिशनलिज्म के भी सिंबल दिखते हैं। ऑलराइट, एक आपका टॉपिक है, बहुत खूबसूरत टॉपिक है, मेटेरियलिज्म भी है हिंदुस्तान के समाज में और स्पिरिचुअलिटी भी है। अब देखो ये कैसे को एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। हमने पढ़ा था कि हिंदुस्तान के समाज में 4 आश्रम है। ब्रह्मचर्य एक आश्रम है, गृहस्थ एक आश्रम है, वानप्रस्थ एक आश्रम है, संन्यास एक आश्रम है। ये आश्रम एक व्यक्ति की लाइफ स्टेजेस को डिवाइड किया है 4 पार्ट में, कि 25 सालों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आपने बिल्कुल विद्या को ग्रहण करना है, आपने इस टाइम पे स्टडीज करनी है। उसके बाद आप शादी करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। गृहस्थ आश्रम में आपने अर्थ कमाना है, पैसा कमाना है और वर्ल्डली लाइफ के प्लेजर्स को एंजॉय करना है, चाहे वो सेक्सुअल प्लेजर है, चाहे वो आपके पैसे से मेटेरियलिस्टिक प्लेजर्स हैं। तो इन सारे प्लेजर्स को आप एंजॉय करोगे।
थर्ड स्टेज में आप इन सबको त्यागोगे और अब आप पार्शियल रिटायरमेंट की तरफ को जाओगे और आप वानप्रस्थ आश्रम में जाओगे। अब स्पिरिचुअलिटी के एलिमेंट्स आ रहे हैं। फिर आप एक दिन पूरी तरीके से रिटायर हो जाओगे, संन्यास ले लोगे और आप पूरी तरह स्पिरिचुअलिटी में लीन हो जाओगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि हिंदुस्तान में बहुत ही कॉमन वर्ड है और हिमाचल में तो और ज्यादा कॉमन वर्ड है, देवभूमि भी है हिमाचल। तो आप देखोगे स्पिरिचुअलिज्म कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। मैं जब बच्चों को फोन करता हूं तो 90% बच्चों की जो रिंगटोन है वो जो है भोले भंडारी वाली रिंगटोन है। तो स्पिरिचुअलिज्म बहुत ज्यादा है, देवभूमि रही है। ठीक है, तो आप देखोगे स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। एक बहुत अच्छा हिंदुस्तान के समाज में आप देखोगे इंडिविजुअलिज्म, जो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। कलेक्टिविज्म, जो हमारा हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट है। हमारा समाज एक दूसरे पे, जैसे आप हिमाचल का भी समाज देखोगे, बहुत इंटीग्रेटेड सोसाइटी है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जानता है कलेक्टिवली, क्योंकि हमारी आत्मनिर्भरता एक दूसरे के ऊपर बहुत अधिक होती है, चाहे वो सोशल टर्म्स में हो, चाहे वो फिजिकल टर्म्स में हो। और इंडिविजुअलिज्म वेस्टर्न नोशन है। आज हम न्यूक्लियर फैमिली पसंद करते हैं, हम अपनी पर्सनल स्पेस पसंद करते हैं। आप देखो इंडिविजुअलिज्म हमारे सबके सेपरेट मोबाइल फोन है। पहले कभी घर में शायद एक फोन होता था, तो हमारी प्राइवेसी भी है, हमारा एक एक चीजों को लेके इंडिविजुअल। पहले शायद कपड़े भी घर वाले शेयर कर लेते थे, आज सबके अपने कपड़े हैं, सबकी अपनी गाड़ी है, सबकी अपनी बाइक्स हैं। इंडिविजुअलिज्म का कल्चर है। कलेक्टिविज्म, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता, परिवार के अंदर भी और समाज के ऊपर आपकी निर्भरता भी घट रही है। तो इंडिविजुअलिज्म आ चुका है। शहरों में इंडिविजुअलिज्म ज्यादा दिखता है, गांवों में कलेक्टिविज्म, क्योंकि आज भी एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता, तो कलेक्टिव बातें करेंगे। शादी होगी तो कलेक्टिविज्म के एक एग्जांपल्स देखेंगे। ऑलराइट, एक और हिंदुस्तान के समाज को आप देखोगे सेलियंट फीचर है कि रूलर भी है हिंदुस्तान का समाज और कहीं ना कहीं एग्रेरियन भी है। एग्रेरियन का अर्थ है कि हिंदुस्तान की 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल रिजाइडिंग इन द रूरल एरियाज, और वो शायद 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो मीन्स कि हिंदुस्तान के समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी खेती करता है और रूरल एरिया में रिजाइड करता है। शायद इसलिए महात्मा गांधी कहते थे कि हिंदुस्तान के समाज की जो आत्मा है, हिंदुस्तान की जो आत्मा है वो हिंदुस्तान के गांव में बसती है। ठीक है, क्योंकि रूरल कल्चर है। लास्ट पार्ट इज हिंदुस्तान के कल्चर के अंदर आप देखोगे म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। अगर आज भी आप देखोगे हिमाचल का ही आप एग्जांपल लीजिए, हिमाचल का जो सोसाइटी है आप देखोगे बहुत रिगार्डिंग सोसाइटी है, एक दूसरे को बहुत रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, टॉलरेंट है, एक दूसरे के व्यू पॉइंट को अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के ओपिनियन को अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। शायद यही खूबसूरती है हमारे समाज की कि इतने सारे समाज, अगर हम इजिप्शियन सोसाइटी को देखें, चाइनीज सोसाइटी को देखें, मेसोपोटामिया को देखें, पर्सिया को देखें, तो ये समय के साथ खत्म हो चुके हैं। हिंदुस्तान का ऐसा समाज है जो पिछले 5-10 हजार वर्षों से आज भी कॉन्टिन्यूटी में है। कॉन्टिन्यूटी में कोई चीज तभी रहती है जब उसके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, शायद वो टॉलरेंस होती है, शायद वो एडेप्टेबिलिटी होती है, एडजस्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो हिंदुस्तान के समाज की बहुत खूबसूरती है कि ये टॉलरेंट सोसाइटी है। ऑलराइट, तभी यहाँ इतने सारे धर्म को एग्जिस्ट कर रही हैं, शायद इतनी डाइवर्सिटी को एग्जिस्ट कर रही है बिकॉज ऑफ दिस टॉलरेंस। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ इंडियन सोसाइटी लुक्स लाइक, दिस इज द सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इंडियन सोसाइटी का, जिसको मैंने बोला व्यवस्थाएं, सोशल इंस्टीट्यूशंस। क्या है ये व्यवस्थाएं? जब शायद समाज का निर्माण हुआ होगा, जिन्होंने कल्पना करी है समाज के निर्माण की, तो उन्होंने देखा समाज में जो सामाजिक व्यक्ति है, अब बहुत ज्यादा तादाद में लोग एक साथ रह रहे हैं। ये शायद बात 5-10 हजार साल पुरानी हो सकती है। लोगों को अभी साथ में रहने के तौर तरीके नहीं आते, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरों में बांधना पड़ेगा। क्योंकि अभी आज आपको दिखता है कि पुलिस है तो वो कोरोना को भी रोकने का प्रयास करी, पुलिस है तो वो लोगों को तेज गाड़ी चलाने से मना करती, किसी का कत्ल करने से मना करती है। मीन्स कि देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन, ताकि सोसाइटी में पीस एंड हार्मनी, मार्क माय वर्ड, ये रूल्स रेगुलेशन क्यों बनाए जाते हैं? पीस एंड हार्मनी एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, इसको मेंटेन रखने का काम है पुलिस का या स्टेट का। स्टेट इज योर गवर्नमेंट और कुड बी योर गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्टेट का काम है कि आपके ऑर्डर मेंटेन रहे, पीस एंड हार्मनी मेंटेन रहे। उस समाज की कल्पना कीजिए जब 5 और 10 हजार साल पुराना पुलिस नहीं है, गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती फुल फॉर्म में। ठीक है, तो उस समाज में व्यवस्था कैसे बनाई रखे? तो हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ले डाउन करे और सारे लोगों ने उन रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किया। क्या है वो रूल रेगुलेशन? मैरिज का एक इंस्टीट्यूशन का जन्म दिया।
कि आप देखो कि मैरिज दिखने में बहुत सिंपल है कि शादी ही तो करनी है, हर कोई करेगा। क्यों करनी है? क्या आपकी इमोशनल नीड है, क्या आपकी फिजिकल नीड है मैरिज से, क्या आपकी सोशल नीड पूरी होती है, आपकी बायोलॉजिकल नीड्स पूरी होती हैं शादी के इंस्टीट्यूशन से, और समाज में एक ऑर्डर बना रहता है। इसीलिए मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट टू मेंटेन एन ऑर्डर इन द सोसाइटी। शादी जरूरी है ताकि जो ह्यूमन लीगेसी है, एग्जाम्पल मेरे को एक भाषा आती है, मैंने अपने जीवन में कुछ संघर्ष किया, मैंने नेचर को देखा, मैंने कुछ किताबें पढ़ी, अब वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जाएंगी जब तक मैं शादी करके एक घर नहीं बसाऊंगा और जो मेरे ऑफस्प्रिंग होंगे उनको एक कल्चरल हेरिटेज नहीं दूंगा अपनी। तो इस तरीके से आप जिसको देखो तो बड़ी लूज भाषा में बोलते हैं कि दादी के नुस्खे हैं कि खांसी हो गई तो क्या खाएं, चोट लग गई तो क्या लगाएं, पेट दर्द हो गया तो क्या करें। आप देखो 5-10 हजार सालों से ये नुस्खे चले आ रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन। ये कैसे संभव है? क्योंकि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड फैमिली था। अगर मैं भी जंगल में रह रहा होता, मेरी कुछ डिस्कवरीज थी अपनी लाइफ के अंदर, मेरी कुछ इन्वेंशंस थी, वो नेक्स्ट जनरेशन में जा ही नहीं पाती, वो शायद और लोगों तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि समाज में इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड फैमिली तो स्टेब्लिश ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो चीजें इनहेरिट नहीं हो पाई। तो इनहेरिटेंस को बढ़ावा देते हैं ये इंस्टीट्यूशंस, ऑर्डर एंड पीस को मेंटेन रखते हैं ये इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज पढ़ते हैं, फैमिली सिस्टम, हिंदुस्तान में जॉइंट फैमिली का कल्चर है ताकि एक दूसरे को सपोर्ट रहे, क्योंकि पहले के समाज में सिक्योरिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जंगली जानवरों से सिक्योरिटी, अन्य समाज के एलिमेंट से सिक्योरिटी, जॉइंट फैमिली रखा जाता था ताकि बर्डन भी शेयर हो पाए काम का, ताकि कलेक्टिव सिक्योरिटी हो। इस तरीके से जॉइंट फैमिली का कल्चर था। वो शायद जो मैंने अर्बनाइजेशन आपको टॉपिक टच किया वो घट रहा है विद द अर्बनाइजेशन, न्यूक्लियर फैमिली कल्चर आ रहा है, इंडिविजुअलिज्म आ रहा है तो भी न्यूक्लियर फैमिली कल्चर आ रहा है। ठीक है, एक हिंदुस्तान के समाज का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको बोला जाता है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की इज दी कि डोमिनेशन ऑफ मेल ओवर द फीमेल। और ये डोमिनेशन का जो आधार है कि बायोलॉजिकली मेल आर बिट ऑफ कि दे आर हैविंग अ मोर फिजिकल स्ट्रेंथ। इस फिजिकल स्ट्रेंथ को वो बाद में इंटेलेक्चुअल सुप्रीमेसी के तौर पे भी जस्टिफाई करते हैं, बाद में पावर स्ट्रगल के तौर पे भी जस्टिफाई करते हैं, और समाज में इस व्यवस्था को बनाए रखा जाता है कि सर्टेन प्रोफेशंस आर मेंट फॉर मेल एंड सर्टेन प्रोफेशंस आर मेंट फॉर वीमेन। जैसे आप देखोगे प्राइमरी स्कूल की टीचर जो है वो जनरली एक महिला होती हैं, क्योंकि हमने ऐसा माना कि महिला का काम है नर्चरिंग करना। नर्स महिलाएं होती हैं अधिकतर, क्योंकि हमने माना कि वो बहुत अच्छी केयर कर सकती हैं शायद। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ प्रोफेशन है जिसको बोला जाता है सेक्सुअलाइजेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, कि कुछ प्रोफेशन निर्धारित है विमेन के लिए। रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, विमेन रखी जाती हैं। एयर होस्टेसेस, प्रेफरेंस है कि विमेन हो। ठीक है, इस तरीके से कुछ प्रोफेशंस विमेन के लिए रखे गए। जहां लड़ाई करनी है, पुलिस, आर्मी, हम माना जाता है कि वहां मेल होने चाहिए, क्योंकि मेल आर मेंट फॉर आउटडोर एक्टिविटीज, दे आर मेंट टू फाइट। ठीक है, तो कुछ प्रोफेशंस मेल के लिए रख दिए गए हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं। और पैट्रियार्की और क्या देखती है, कैसे रक्षाबंधन का त्योहार, करवा चौथ का त्योहार एक ऑर्डरली सबमिशन, एक ऑर्डरली डोमिनेशन ऑफ विमेन की तरफ लेके जाता है, कि कैसे रीति रिवाजों के द्वारा, सती प्रथा के द्वारा, कि एक विमेन को जिंदा जला दिया जाता है, इन प्रथाओं के द्वारा जो है पैट्रियार्की को मेंटेन रखा जाता है। ठीक है, तो ये भी हम सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे। एक इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और कास्ट सिस्टम, जो हिंदुस्तान के समाज में वर्ण व्यवस्था जिसको बोला गया। स्टार्टिंग में ये था कि इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, कि सबके रूल डिवाइड किए गए, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो फ्लेक्सिबिलिटी थी ये खत्म हो गई, एंड नाउ थिंग्स हैव बिकम हेरिडिटरी। एक लॉयर का बेटा हिंदुस्तान में लॉयर बन रहा है, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बन रहा है। आप देखेंगे फिल्म एक्टर के बच्चे फिल्म एक्टर बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे कास्ट सिस्टम तो आज भी दिख रहा है हमें, उसकी शायद शक्ल बदल गई है, लेकिन है तो वो हेरिडिटरी लाइंस पे। ठीक है, कि ट्रांसफर ऑफ की ऑक्यूपेशन इज बेसिकली ऑन दी हेरिडिटरी लाइंस। तो ये है कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम के क्या महत्व है, आप देखो कि कास्ट सिस्टम आज का नहीं है। मैं महाभारत का आपको एग्जांपल दिया था कि कर्ण को पूरी महाभारत में क्रिटिसाइज कर रहे हैं पांडव कि वो एक सूत पुत्र है। सूत पुत्र इज द सन ऑफ द सारथी, कि वो सारथी का बेटा है, उसको अच्छी विद्या नहीं दे रहा परशुराम, क्योंकि वो सारथी का बेटा है, वो एक क्षत्रिय नहीं है या वो एक ब्राह्मण नहीं है।
तो इस तरीके से आप देखोगे कि कास्ट सिस्टम रामायण के टाइम पे भी प्रिवेल कर रहा है, जहां पे जो एक बोटमैन है, जो रामचंद्र को जो है नदी पार करवा रहा है, वो एक लोअर कास्ट का व्यक्ति है। तो मीन्स कास्ट सिस्टम रामायण और महाभारत के टाइम पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। B.R. अम्बेडकर का हम एग्जांपल लेते हैं, जिन्होंने इतने रेवोल्यूशनरी चेंज लाए ताकि कास्ट सिस्टम को अपरूट किया जाए समाज से। महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन है, ज्योतिबा फूले का कंट्रीब्यूशन है, और आफ्टर इंडिपेंडेंस इतने सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है जस्ट टू अपरूट द कास्ट सिस्टम। तो समाज की व्यवस्था हमने शायद कल्पना करी होगी 10,000 साल पहले कि हर व्यक्ति का प्रोफेशन डिसाइड होना चाहिए ताकि सारे काम भी पूरे हों, समाज में एक ऑर्डर भी मेंटेन हो। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हेरिडिटरी हो चुका है, क्योंकि शायद कारपेंटरी करना किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जा रहा था, तो बाप ने बेटे को सिखाया। शायद वकालत करना या कोई भी प्रोफेशन स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जा रहा था, तो बाप ने बेटे को सिखाया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये फैमिली के अंदर लॉक हो गई है स्किल सेट। ये जो लॉकिंग ऑफ द स्किल सेट इन अ सिंगल फैमिली इज द कास्ट सिस्टम। तो इस तरीके से कास्ट सिस्टम जो है था, बदला कैसे? एजुकेशन आने के कारण। एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश लेकर आए, उन्होंने स्कूल की व्यवस्था बनाई, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, वहां हर कास्ट का व्यक्ति इंजीनियरिंग करके इंजीनियर बन सकता है, हर कास्ट का व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, हर कास्ट का व्यक्ति पायलट बन सकता है। तो मींस स्किल सेट या एजुकेशन अब जो है हेरिडिटरी नहीं रही, जिसका जो मन करे, जिसमें जो काबिलियत है वो पढ़े। अर्बन एरियाज का सिस्टम को तोड़ते हैं, तो सोशल इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट बदल रहे हैं अर्बनाइजेशन के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण। ठीक है, ये समाज की व्यवस्थाएं, समाज के बदलाव के कारण ये व्यवस्थाएं भी बदल जाती हैं। ठीक है, तो ये सब हम इंडियन सोसाइटी में पढ़ेंगे। थर्ड इज सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। थोड़ा सा मैंने बता भी दिया था, दो प्रकार के जस्टिस होते हैं। जस्टिस का अर्थ है न्याय। दो प्रकार का न्याय है। एक न्याय है जिसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, सबके साथ न्याय होना चाहिए, सबको रोटी मिले, सबको कपड़ा मिले, सबको मकान मिले, पॉवर्टी ना हो, हेल्थ अच्छी रहे, माल न्यूट्रिशन ना हो, भूख से लोग ना मर जाएं। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। दूसरा जस्टिस है प्यूनिटिव, पनिशमेंट देना, प्यूनिटिव जस्टिस। कोर्ट का काम है, किसी ने कोई गलत काम किया है, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन को जो कंट्री ने ले डाउन किए हैं उनको फॉलो नहीं किया, सजा दो उसको। तो यह है प्यूनिटिव जस्टिस, ये कोर्ट का काम है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आप जब ब्यूरोक्रेट बनोगे आपका काम है, आपके पॉलिटिशियन का काम है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, समाज में न्याय करना। हर किसी को, विमेन के साथ अगर न्याय नहीं हो रहा, पैट्रियार्की है, उनको जॉब नहीं करने दिया जा रहा, उनको बराबर वेजेस नहीं मिलती जॉब के कारण, उनको सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है, तो आपकी विमेन के लिए क्या न्याय के लिए आपने किया है? क्या नीतियां बनाई हैं आपने स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए? शबरी स्केड्यूल्ड ट्राइब है, एकलव्य स्केड्यूल्ड ट्राइब है, जिन एकलव्य को अंगूठा दान देना पड़ गया था क्योंकि वो एक क्षत्रिय अर्जुन से बेहतर धनुधर है। उस समय के कास्ट सिस्टम में शायद ये अलाउड नहीं था, द्रोणाचार्य उसका अंगूठा ले लेते हैं। तो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स उस जमाने में है। अगर जैसे हम कई बार बोलते हैं हनुमान और सुग्रीव वानर है, वानर का अगर उस समय संस्कृत में वानर वर्ड नहीं था, उसमें था वन नर। वन नर मीन्स दोज पीपल हु आर इनहेबिटिंग द फॉरेस्ट। वन नर, वन में रहने वाले नर। तो वानर, वन नर को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वानर बना दिया। ठीक है, तो वो ट्राइबल्स थे जिनको लेके राम जी लंका में लड़ने गए। तो ट्राइबलिज्म वे ऑफ लाइफ तो उस जमाने में भी था और आज भी है। तो इन ट्राइबल की जिंदगी को सुधार करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? डिफरेंटली एबल्ड, बहुत सारे लोग हैं डिफरेंटली एबल्ड हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको हम 100% स्कॉलरशिप भी देते हैं अपने एजुकेशन में, कि अगर कोई डिफरेंटली एबल है, पढ़ना चाहता है, तो वी आर गोइंग टू टीच देम फॉर फ्री। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे जो शायद विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो शायद जो हैं पैरों से डिसेबल हैं पोलियो के कारण या कोई और ऑर्थोपेडिक इशू के कारण। तो इस तरीके से उनके लिए समाज ने क्या किया? आप देखोगे आजकल स्कूल और कॉलेजेस में जो रैम्प्स हैं वो क्रिएट किए गए ताकि व्हील चेयर को लाया जाए। आप एटीएम मशीन में जाओगे तो एटीएम मशीन में जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए ऑडियो की व्यवस्था है। अगर उन्होंने पैसा निकालना है, ट्रांजैक्शन करनी है, तो दे कैन यूज ऑडियो एंड नेविगेट थ्रू द सिस्टम। ठीक है, तो आप मेट्रो में जाओ तो वहां पे अनाउंसमेंट दिख भी रही है और बोली भी जा रही है कि अगर कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, तो वो भी मेट्रो को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप देखोगे कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए क्रिएट कर रहे हो, तो आप न्याय कर रहे हो उन लोगों के साथ। आप बच्चों के लिए न्याय कर रहे हो, आप माइनॉरिटीज के लिए क्या कर रहे हो, आप ओल्ड एज लोगों की अलग समस्याएं हैं, हेल्थ के इश्यूज हैं, अकेलापन है,
तो उनके लिए सरकार क्या कर रही है, उनको और एंगेज करने के लिए, उनकी ज़िंदगी में बेहतरपन लाने के लिए सरकार क्या करती है। ठीक है, तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो ये सारे समाज के लोग हैं, समाज इनके लिए, गवर्नमेंट इन समाज के व्यक्तियों के लिए क्या कर रहा है। तो एवरीथिंग विल बी स्टडीड अंडर द डोमेन ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। ऑलराइट, तो दिस इज द एंटायर गैमेट ऑफ सिलेबस फॉर द इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। ये मैंने सिलेबस को सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में प्रेजेंटेबल बनाया है। कमीशन ने कैसे सिलेबस दिया हुआ है, बहुत टूटे हुए ढंग से, ये कमीशन का दिया हुआ सिलेबस है। GS1 के अंदर आप देखेंगे कि यूनिट 3 में, GS1 में यूनिट 3 में सब यूनिट 1 है, वहां पे सोसाइटी ऑफ इंडिया का ये सिलेबस लिखा हुआ है। मैंने इसी सिलेबस को बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट किया। GS2 के अंदर यूनिट 2 है जिसका नाम है गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस मींस समाज के इन वर्गों के लिए आपने क्या पॉलिसी बनाई, क्या प्रोग्राम बनाया, कैसे वेलफेयर के, स्केड्यूल कास्ट का, स्केड्यूल ट्राइब का, विमेंस का, बैकवर्ड का, तो ये सारी चीजें हैं। आपने कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करी, लाइवलीहुड देके, रोजगार दिया, स्किल डेवलपमेंट चलाया, चाहे मेक इन इंडिया चलाया, चाहे पॉवर्टी रिडक्शन मनरेगा चलाई, चाहे उनकी भूख मिटाने के लिए हम देखते हैं कि हमने राशन शॉप्स खोली, हम देखते हैं PDS स्कीम इंप्लीमेंट होना, फूड सिक्योरिटी एक्ट का आना, हेल्थ सेक्टर में महिलाओं के लिए हमने क्या किया, क्योंकि सबसे ज्यादा एनीमिक है या शिशु को जन्म देते हुए महिला मर जाती हैं, तो हेल्थ सेक्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया है। ठीक है, तो ये सारा जो सोशल जस्टिस का पार्ट है, समाज में न्याय कैसे किया है सरकार ने, न्याय मीन्स क्या व्यवस्था बनाई है, क्या उनके लिए प्रोग्राम्स बनाए हैं। ऑलराइट, सोसाइटी का ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आशीष सर ने इसके वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। टॉपिक है गांधी एंड एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये वाला टॉपिक हमारा इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस के पार्ट में आता है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो कि क्या इंपॉर्टेंस है इस सारे टॉपिक की। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस एंड जो गांधीयन थॉट एंड एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन है, ये 1/3 है GS1 का, 1/3। आप समझिए इतना छोटा सा टॉपिक जो कि पूरी हिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अपने आप में टास्क है, और इंडियन सोसाइटी के चुनिंदा टॉपिक्स और 70 से 75 नंबर के टॉपिक्स आते हैं आउट ऑफ 200, मींस 1/3 वेटेज है। GS2 में भी हेल्प करेंगे, आपको एसे राइटिंग में हेल्प करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेना चाहता है तो उसको पेपर 2 के अंदर हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इंडियन सोसाइटी बहुत ही अच्छा टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ कि जो इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, कि कितनी एनर्जी लगाई टॉपिक को तैयार करने में और कितने ज्यादा आपको इससे नंबर मिल रहे हैं, ये आपको कितनी मैच्योरिटी दे रहा है। इंटरव्यू के अंदर जब आप अपनी बात को रखेंगे इंटरव्यूअर के सामने, तो आप देखेंगे आपकी बात में ग्रेविटी है, आपकी बात में एक आधार है, आपकी बात में संवेदनशीलता है, आप में कंपैशन है समाज के प्रति, क्योंकि शायद आप समाज को पढ़ चुके हैं, समाज को समझ चुके हैं, उनकी कठिनाई को समझ चुके हैं। ऑलराइट, तो ये आपको काफी संवेदनशील बनाता है, जागरूक बनाता है, आपको रिस्पॉन्सिबल फील होगा ये टॉपिक पढ़ने के बाद। मोर ओवर, एक चीज का आपने बहुत ध्यान रखना है, हिंदुस्तान के समाज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में कुछ मूवीज हैं जो मैंने कई सारे लेक्चर्स में कोट भी करूंगा, मैं आने वाले लेक्चर्स में उन मूवीज से भी आपको क्लियर होगा कि कैसे मूवीज को सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। अगर समाज को बहुत अच्छे से आपने देखना है, बहुत करीब से देखना है और बारीकी से देखना है, मुंशी प्रेमचंद को जरूर पढ़िए। उन्होंने आज से तकरीबन अब 100 साल पुरानी बात होगी, 100 साल पहले अंग्रेजों के समय में उन्होंने बहुत अच्छा जो है, बहुत अच्छी उपन्यास लिखे, बहुत अच्छा लिटरेचर लिखा, हिंदी लिटरेचर लिखा, आधुनिक काल में जो जिनका माना जाता है कंट्रीब्यूशन है। तो उन लिटरेचर्स को आप पढ़ोगे तो आप देखोगे समाज में कितनी सटीक और बारीक टिप्पणियां हैं, कि उन्होंने छोटी छोटी बातों को निकाल के लाया। समाज के कास्ट सिस्टम के ऊपर उन्होंने लिखा है, गोदान के ऊपर लिखा है कि कैसे ब्राह्मणिज्म इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं समाज को। ठीक है, इतने सारे उन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं वो हिंदुस्तान के समाज की जो बारीक उनकी नजर थी उनके बेसिस पे है। ठीक है, तो आप प्रेमचंद को जरूर पढ़ सकते हैं अगर आपको जनरल समाज के बारे में पढ़ना है। अच्छा, अब हमारी शीट्स की और क्या ब्यूटी है, जैसे मैंने बताया, एक मैंने एग्जांपल यहाँ पे आपको कोट कर रहा हूँ कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो यूपीएससी और एचएस दोनों के ही उसके अंदर रखें। जैसे सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इस टॉपिक के अंदर आप देखोगे कि यूपीएससी ने आज तक 5 सवाल पूछे हैं, लेकिन कमीशन ने केवल एक ही सवाल पूछा है 20 नंबर का। वो सवाल भी यूपीएससी से उन्होंने उठाया है। तो मींस कि अगर आपने इंडियन सोसाइटी पे अच्छी ग्रिप बनानी है तो जस्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चन व्हिच यूपीएससी हैज पुट अप इन द प्रीवियस ईयर्स,
और आप देखोगे कि आपका जो है लिखने की शैली, आपके समाज को समझने की एक परख बेहतर होती जा रही है इन क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंट्रूडिंग है, ये बहुत इंट्रीग हैं ये क्वेश्चंस, कि आपको एक बारीक नज़र चाहिए समाज को देखने के लिए ताकि इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाओ। तो क्वेश्चंस आपको मैच्योर बनाते हैं, क्वेश्चंस आपको उनके अंदर ग्रेविटी लेकर आते हैं, एक थोड़ा सा आपको डेप्थ देते हैं आपकी पर्सनैलिटी में। ठीक है, तो इस तरीके से हम समाज को, इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस को अप्रोच करेंगे। ऑलराइट, टोटल 10 लेक्चर की क्लासेस हैं एंड दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी आई वुड से एनलाइटिंग क्लास, कि आपको लगेगा कि इसको पढ़ने के बाद आपके अंदर बदलाव आए हैं। अगर आपको वो बदलाव महसूस नहीं हो रहे तो इसका मतलब आपने बहुत सुपरफिशियल पढ़ा है, अभी और डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता है। ऑलराइट, चलो, थैंक्स अ लॉट।